Good morning, students. The new chapter for today's class is Forms of Business Organization. आज जो हम डिस्कशन करेंगे जिस बारे में हम यहाँ देखेंगे कि कितने तरह के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं यानी कि कितने तरह के बिजनेसेस चलाए जाते हैं। आप लोगों ने जितने देखे होंगे उसके आगे के ये बिज़नेस आज हम स्टडी करेंगे। वन बाय वन हम इसकी एक कैटेगरी को समझेंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को जानेंगे। तो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस चैप्टर यू विल learn what is your objective after learning this chapter. The first one is identify different forms of business organization, कितने टाइप के ऑर्गेनाइजेशन है, उनके फीचर्स, मेरिट्स, लिमिटेशंस, डिफरेंट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान रखना है, फीचर्स अलग चीज़ है, कैरेक्टरिस्टिक्स को भी बोलते हैं फीचर्स, मेरिट उनके फ़ायदे यानी कि उनके क्या लाभ हैं, और लिमिटेशन उनकी सीमाएँ या फिर कमियाँ भी आप बोल सकते हैं। डिस्टिंग्विश करेंगे हम, उनके अंतर देखेंगे, और डिटरमाइनिंग यानी किस तरह से आप डिटरमाइन करेंगे चॉइस ऑफ। मेरे ख्याल से आप सिलेबस में एक बार चेक कर लीजिएगा, ये वाला जो टॉपिक होगा ये शायद इस बार के सिलेबस में अवेलेबल नहीं है, ये इस बार के सिलेबस में अवेलेबल नहीं है, तो हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्या बताया गया है। ये एक इंट्रोडक्शन है, किस तरह से एक नेहा ने बिज़नेस स्टार्ट किया उसके बारे में आप इंट्रोडक्शन देख लेना। तो सबसे पहला जो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ से शुरू कर दें। देखो कितने टाइप के बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, 5 तरह के बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन है। पहला क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप होता क्या है, इसको एक ब्रीफ वे में समझ लेते हैं, जिसमें जहाँ पर को कोई एक ही व्यक्ति किसी बिज़नेस में पैसा लगाता है और वही उसका होल एंड सोल होता है। सोल इसीलिए बोला गया है, यानी कि उसके अलावा कोई और उसका मालिक नहीं होता है उस बिज़नेस का, तो वो कहलाता है सोल प्रोप्राइटरशिप। आपने जितने भी बिज़नेस देखे होंगे, आपके अगल बगल जो दुकानें देखी होंगी, वो सोल प्रोप्राइटर का ही एग्जाम्पल हैं। उसके बाद जो दूसरा आता है वो आता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस एक हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग चलने वाला बिजनेस है, जो आपने शायद ही देखा हो। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस नाम ही है कि यहाँ पर को क्या होना चाहिए, देखो हिंदू फैमिली बिजनेस होगा, यानी कि कोई और कम्युनिटी इस बिज़नेस को स्टार्ट नहीं कर सकती, और वो भी कौन सी होनी चाहिए, ऐसी हिंदू फैमिली जो जॉइंट रहती हो, यानी कि जिसकी फैमिली क्या हो, जॉइंट हो, सेपरेटेड ना हो, वो बिज़नेस चलाएंगे, तो ये कहलाता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। इसकी एक मेन कैरेक्टरिस्टिक है कि ये जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है, ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के बेसिस पे चलाया जाता है, यानी कि अगर आपकी एंसेस्ट्रल यानी कि पुरखों की जमा पूंजी है, उसी के आधार पर ये चलाया जाता है। ठीक है, इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर आता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप आपने देखा होगा मार्केट में, जो थोड़े बड़े बिजनेस है उसमें क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म्स खोली जाती हैं। पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है, एक से ज़्यादा पार्टनर होते हैं, मैक्सिमम कितने, 50। एक से ज़्यादा पार्टनर होते हैं, मैक्सिमम कितने, 50 पार्टनर तक हो सकते हैं। जिसमें जिसमें यहाँ देखो सोल प्रॉपर्टीशिप में क्या था, मालिक एक ही था। यहाँ पर को मालिक और साझेदार, यानी कि यहाँ पर को साझेदारी है ये, तो यहाँ पर को एक से ज़्यादा होंगे जो किसी एक बिज़नेस को रन करेंगे, लीगल बिजनेस को। ठीक है, हम फिर आगे बढ़ते हैं। आगे आता है कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है, जब कुछ लोग, कुछ ग्रुप मिलकर किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के कारण, यानी कोई प्रॉब्लम है, किस कारण, कौन सी प्रॉब्लम है, कोई मार्केटिंग की प्रॉब्लम है, किसी गुड्स के, किसी सामान की ज़रूरत है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन, एक सोसाइटी का गठन कर लेते हैं कोई प्रॉब्लम से निकलने के लिए तो वो कोऑपरेटिव सोसाइटी कहता है। कोऑपरेशन, क्योंकि ये कोऑपरेशन से चलती है, जिसमें जो मेंबर्स होते हैं वो क्या आते हैं, 10 एडल्ट मेंबर चाहिए होते हैं इसमें, मिनिमम 10 एडल्ट, ध्यान रखना 10 मेंबर कम से कम चाहिए कोऑपरेटिव सोसाइटी को चलाने के लिए। तो 10 मेंबर अगर हों एडल्ट, तो वो किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी को चला सकते हैं, जैसे बैंक हो गया, फाइनेंस हो गया, मार्केटिंग हो गया। अगर वो सोचते हैं कि हमें दूसरों के बिज़नेस में वो हमारा फ़ायदा उठा रहे हैं, तो वो एक साथ म्यूचुअली जुड़ सकते हैं। इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आर रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912, 1912 के अंडर रजिस्टर्ड होती है। उसके बाद आते हैं लास्ट, जो सबसे बड़ा बिजनेस है वो है जॉइंट स्टॉक कंपनी, जिसे हम कंपनी भी बोलते हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी को पब्लिक कंपनी भी बोला जाता है। जॉइंट स्टॉक क्यों बोला जाता है, जॉइंट मतलब मिला हुआ, स्टॉक का मतलब यहाँ पर कोई सामान नहीं होता। यहाँ स्टॉक का मतलब, अकाउंटेंसी में आपने स्टॉक देखा होगा, वहाँ स्टॉक का मतलब होता है मटेरियल, जो सामान बिका नहीं है। यहाँ स्टॉक का मतलब होता है ग्रुप ऑफ शेयर्स, जो शेयर का ग्रुप होता है, जो कैपिटल का पार्ट होता है, उसे बोला जाता है स्टॉक। तो ये जॉइंट स्टॉक कंपनी, इसके बारे में हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर से हम सबसे पहले आते हैं कौन से पार्ट में, सोल प्रोप्राइटरशिप में। किस में आएंगे,
सोल प्रोप्राइटरशिप में, सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है मैं पहले भी ब्रीफ कर चुका हूँ, फिर से हम इसमें देख लेते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है? सोल प्रोप्राइटरशिप इज़ अ पॉपुलर फॉर्म, जो आपको रेगुलर दिख जाएगा कहीं पे भी, बिजनेस एंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पुराना भी है और क्या है, सब जगह पॉपुलर भी है। ठीक है, द मोस्ट सुटेबल फॉर्म ऑफ स्मॉल बिजनेस, क्योंकि ये छोटी पूंजी से भी शुरू हो जाता है, छोटी कैपिटल लगाने से भी ये शुरू हो जाता है, स्पेशली इन द इनिशियल ईयर्स ऑफ ऑपरेशन। अब यहाँ से डेफिनेशन शुरू होती है। सोल प्रोप्राइटरशिप रेफर्स टू, सोल ट्रेड भी बोलते हैं इसको, सोल प्रोप्राइटरशिप रेफर्स टू अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय एन इंडिविजुअल, एन एक ही इंडिविजुअल ओन करता है, हु इज द रेसिपेंट ऑफ ऑल प्रॉफिट, जिसको सारा प्रॉफिट मिलता है, एंड बियर ऑल द लॉसेज या रिस्क, और जितना भी रिस्क होगा उसमें लॉस होने का वो सारा का सारा भी बियर वही करेगा। यानी कि अगर लॉस हो गया तो उसको अपनी संपत्ति में से यानी कि अपनी प्रॉपर्टी में से वो पैसा देना पड़ता है। इसीलिए दिस इज एविडेंट फ्रॉम द टर्म इटसेल्फ, द वर्ड सोल एम्प्लाइजेज ओनली एंड द प्रोप्राइटर रेफर्स टू द ओनर। प्रोप्राइटर का मतलब हो गया ओनर, हैंस अ सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब हो गया ओनली ओनर, एक ही ओनर होता है। तो आई होप कि आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा। अब क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप का जो डेफिनेशन है वो इटसेल्फ में उसकी कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन कर देता है। आप अगर देखेंगे तो मैं इसके बाद आपको एक एक करके इसकी डेफिनेशन को भी इसके साथ, इसकी कैरेक्टरिस्टिक के साथ यानी फीचर के साथ इन्वॉल्व करते जाऊंगा। देखते हैं इसके आगे फीचर्स दिए होंगे। फीचर्स, फॉर्मेशन एंड क्लोजर, फॉर्मेशन एंड क्लोजर मतलब क्या है यहाँ पर को, ये फीचर देने का मतलब क्या है? मतलब यहाँ पर को ये है कि एज पर द लॉ, सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है जिसके अकॉर्डिंग सोल प्रोप्राइटरशिप को क्या करा जा सके, बनाया जा सके। जब आपके पास पैसा है, जब आपके पास मन है कि किसी बिजनेस को स्टार्ट करना है, तो आपको किसी कानून से पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी दुकान अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। दैट्स वाई नो सेपरेट लीगल लॉ, नो सेपरेट लॉ, कोई लॉ नहीं है। दैट्स वाई नो लीगल फॉर्मेलिटीज आर जनरली रिक्वायर्ड। आप लिखेंगे क्या इसमें फॉर्मेशन एंड क्लोजर में? फॉर्मेशन एंड क्लोजर में लिखना है, आप फीचर्स को ध्यान से देखिएगा। फॉर्मेशन एंड क्लोजर, देयर इज नो लीगल रिक्वायरमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, दैट्स वाई इट इज एन ईजी, ये क्या है, इट्स एन ईजी बिजनेस टू बी फॉर्म्ड, यानी कि ये एक ईजी बिजनेस है जिसके कारण इसको फॉर्म किया जाता है, क्योंकि हमें कोई लीगल फॉर्मेलिटी करने की ज़रूरत नहीं है, किसी से अथॉरिटी लेटर नहीं लेना, किसी से कोई लाइसेंस नहीं लेना, कुछ नहीं लेना, हमें सीधे आराम से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। कहीं कहीं किसी किसी क्षेत्र में किसी किसी बिजनेस में कुछ कुछ जगह लीगल जो है कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, लेकिन छोटे मोटे जो ट्रेडिंग बिजनेस हैं, जो परचून की दुकान है, उनमें कोई लीगल फॉर्मेशन की जरूरत नहीं। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक भी हो गई और साथ ही साथ क्या हो गया, इसका एक बेनिफिट भी हो गया, मेरिट भी हो गया। तो मेरिट क्या है? इजी फॉर्मेशन। मेरिट में आप क्या लिखोगे? देखो फीचर्स याद कर रहे हो आप, मेरिट और डीमेरिट दोनों को मैं आपको याद करवाऊंगा, ठीक है? मेरिट और डीमेरिट दोनों हो जाएंगे। फॉर्मेशन एंड क्लोजर, तो यानी फीचर में हमने समझ लिया फॉर्मेशन एंड क्लोजर। फॉर्मेशन अब आप इसके मेरिट में क्या लिख सकते हैं? ईजी फॉर्मेशन। कैसे हुआ ईजी? क्योंकि नो लीगल रिक्वायरमेंट, नो लीगल फॉर्मेलिटीज आर रिक्वायर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्या, सोल प्रोप्राइटरशिप। तो ये हो गया फॉर्मेशन। क्लोजर, क्लोजर का मतलब भी यही है, कभी भी बिजनेस को आप क्लोज करके जा सकते हो, बंद करके जा सकते हो, किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। नो नीड टू गेट परमिशन, एनी परमिशन इन रिस्पेक्ट ऑफ क्लोजिंग योर बिजनेस फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम और फॉर एवर। यानी कि आप अगर लंबे समय तक बंद करना चाहते हैं तो भी किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपने किसी से पूछना नहीं है। और क्या हो सकता है आपका क्या, कि अगर आपने बिज़नेस को बंद ही करना है तो भी आपने किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। अब इसी क्लोजर से इसकी एक डिमेरिट निकलती है। देखो इसी में से एक मेरिट निकलती है, एक डिमेरिट। एक मेरिट क्या थी? इजी फॉर्मेशन, आराम से फॉर्म हो जाता है। अब क्लोजर, क्लोजर क्योंकि अगर कोई एक बिजनेसमैन है, सिंपल ओनर है, वो अगर बीमार पड़ जाता है, सोच के देखिए, बीमार पड़ जाता है तो उसके बिजनेस को चलाने के लिए कोई और तो होगा ही नहीं, क्योंकि वो सोल ओनर है, तो उसको दुकान बंद करनी पड़ेगी। कोई घर में प्रॉब्लम आ गई तो उसको दुकान बंद करनी पड़ेगी, कुछ हो गया तो उसको क्या करनी पड़ती है? दुकान यानी कि अपना बिजनेस बंद करना पड़ता है। तो यही इसकी एक लिमिटेशन भी है कि इसकी क्या है, प्रॉब्लम भी है। तो आप उसको लिख सकते हैं नॉट, या फिर हम बोल सकते हैं कि रेगुलर कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी का लैक है, लैक ऑफ रेगुलर
कंटिन्यूटी, ये कंटिन्यू नहीं चल सकता रेगुलर, क्योंकि कभी बंद हो जाती है, कभी उसको कोई परेशानी होगी तो दुकान बंद करनी पड़ती है, बिजनेस बंद करता है। लैक ऑफ कंटिन्यूटी इसकी एक डीमेरिट में आ जाता है। तो यानी कि यहाँ से आप दो डीमेरिट, एक मेरिट और एक डीमेरिट को भी लेके चले इस फीचर के साथ। नेक्स्ट आते हैं लाइबिलिटी। इस बात को आप समझना, मैं लाइबिलिटी वर्ड पे बहुत फोकस करूँगा, इसी से मैं आइए अभी आपका फीचर है, अभी मैं आपका क्या बताऊँगा इसमें, एक या तो मेरिट बताऊँगा या डीमेरिट बताऊँगा। लाइबिलिटी क्या है इसके लिए, मेरिट या डीमेरिट। देखो लाइबिलिटी क्या होता है, लाइबिलिटी मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम बिजनेस में अकाउंटेंसी में पढ़ चुके हैं। लाइबिलिटी मतलब होता है ऑब्लिगेशन टू पे, लाइबिलिटी मतलब होता है ऑब्लिगेशन टू पे। लेकिन सोल प्रोपराइटरशिप में लाइबिलिटी का मतलब तो ऑब्लिगेशन टू पे है, मतलब सोल प्रोपराइटर यानी कि जो मालिक है उसने कहीं से लोन लिया होगा तो देगा कौन, वही देगा, वही है ना। बिजनेस के लिए लोन दिया, बिजनेस के लिए लोन दिया तो क्या होगा, सोल प्रोपराइटरशिप इसके लिए जिम्मेदार होगा। अब हम देखो अकाउंटेंसी में क्या मानते हैं, एक आदमी है, इसने कोई बिजनेस शुरू किया अपना बिजनेस, तो हम अकाउंटेंसी में कहते हैं दोनों सेपरेट है, हम अकाउंटेंसी में क्या बोलते हैं, ये दोनों सेपरेट है, बिजनेस सेपरेट है और ये क्या है, सेपरेट है। लेकिन क्या होता है सोल प्रोपराइटरशिप में ऐसा नहीं होता। अगर आपने बिजनेस के लिए लोन लिया है, अगर आपने बिजनेस के लिए लोन लिया है और बिजनेस से उस लोन का पेमेंट नहीं हो पाता है, ध्यान रखें मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, अगर आपने लोन किसके लिए लिया, बिजनेस के लिए लिया, लेकिन बिजनेस में इतना मुनाफा ही नहीं हुआ कि आप लोन का पेमेंट कर पाएँ, तो लोन देने वाले ये थोड़ी ना समझेंगे कि भाई आपका बिजनेस पैसा कमाए चाहे ना कमाए, उनको तो पैसे से मतलब है। तो वो क्या करेंगे, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी में से उस लोन को रिकवर कर लेंगे, ठीक है, उस लोन को रिकवर कर सकते हैं। ये सोल प्रोप्राइटरशिप का एक डीमेरिट है, ये क्या है, एक डीमेरिट है। इवन देन, क्योंकि सेपरेट एंटिटी नहीं माना जाता सोल प्रोप्राइटरशिप में। देखो वाइल प्रिपरेशन ऑफ द अकाउंट्स वो अलग बात है, वाइल प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स अलग बात है, क्योंकि इसके लिए कोई सेपरेट लॉ नहीं है ना, इसके लिए कोई सेपरेट लॉ नहीं है। इसीलिए वाइल रीपेमेंट ऑफ एनी डेट ऑफ द बिजनेस, किसी बिजनेस का डेट देने के लिए बिजनेस मैन की प्रॉपर्टी को भी, पर्सनल प्रॉपर्टी को भी ले लिया जा सकता है अगर बिजनेस उस डेट को देने में असमर्थ है। इफ बिजनेस इज नॉट एबल टू पे हिज और इट्स डेट, then the personal property of the businessman is liable to pay the business debt। तो ये क्या हो गया, ये होती है अनलिमिटेड लाइबिलिटी, इससे बोला जाता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। तो दो तरह हम यहाँ पर को सीखेंगे, लिमिटेड लाइबिलिटी और अनलिमिटेड लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी तो इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक में लाइबिलिटी नहीं है, ये होनी चाहिए अनलिमिटेड लाइबिलिटी। सोलो प्रोप्राइटरशिप की जो लाइबिलिटी होती है, देखो नेक्स्ट ही लाइन में क्या है, अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड का मतलब अभी मैंने बताया, अनलिमिटेड का मतलब है लिमिट नहीं है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। मतलब बिजनेस की लाइबिलिटी है तो बिजनेस ने पे करनी चाहिए थी, बिजनेस ने लोन लिया था तो बिजनेस ने पे करना चाहिए था, लेकिन अगर बिजनेस पे नहीं कर पाता तो कहाँ से वसूल कर लिया जाता है, ओनर से। कहाँ से वसूल कर लिया जाता है, ओनर से। तो यानी कि ये जो लाइबिलिटी है इसकी कोई लिमिट नहीं है, लिमिट नहीं है, ये अनलिमिटेड है। कहाँ तक लिमिट है इसकी, इसकी लिमिट अनलिमिटेड है, यानी कि कहाँ तक पहुँच गया ये, बिजनेस की, बिजनेसमैन की, ओनर की प्रॉपर्टी तक भी पहुंच गया, पर्सनल प्रॉपर्टी तक भी इसकी क्या हो जाती है, लिमिट पहुंच सकती है। इसीलिए इसे अनलिमिटेड बोला जाता है, यानी कि उस लोन की, उस लाइबिलिटी की लिमिट केवल बिजनेस तक ही नहीं, अनलिमिटेड है। कहाँ तक है, बिजनेसमैन तक है, इसलिए अनलिमिटेड लाइबिलिटी बोला जाता है। अब लिमिटेड भी समझ लो, लिमिटेड लाइबिलिटी क्या होता है, अगर कोई बिजनेस लोन लेता, आगे पढ़ेंगे हम, कुछ बिजनेस में लाइबिलिटी लिमिटेड भी होती है। अगर मान लिया जाए बिजनेस ने लोन लिया होता, किसने लोन लिया होता, बिजनेस ने लोन लिया होता, और बिजनेस अगर उस लोन को नहीं चुका पाता, तो बिजनेस उस लोन को नहीं चुका पाता तो उनके पास ये अधिकार नहीं होता है उस केस में, लिमिटेड लाइबिलिटी के केस में, कि वो ओनर की प्रॉपर्टी से उस लोन को रिकवर करे, ठीक है। ओनर की प्रॉपर्टी पे उनका कोई अधिकार नहीं होता। तो ऐसे केस को बोला जाता है लिमिटेड लाइबिलिटी। ऐसी लाइबिलिटी जिसमें जिसे कहते हैं कि लैंडर को ये अधिकार नहीं होता कि वो ओनर की प्रॉपर्टी को रिकवर कर सके, तो उसे बोला जाता है लिमिटेड लाइबिलिटी। यानी लिमिट हो गई है, आपकी लिमिट कहाँ तक सीमित है, केवल बिजनेस तक ही सीमित है, तो लिमिटेड लाइबिलिटी हो गई। आपकी लाइबिलिटी बिजनेस के बाहर, बिजनेसमैन तक भी है, तो वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, ठीक है। तो ये वर्ड्स ध्यान रखना, लिमिटेड लाइबिलिटी और अनलिमिटेड लाइबिलिटी। सोल प्रोप्राइटरशिप की लाइबिलिटी होती है अनलिमिटेड, ये इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये ध्यान रखना, इसलिए इसको बार बार समझो। आगे बढ़ते हैं।
सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रेसिपेंट, इसमें भी देखो मैंने इसमें क्या बताया था, इसमें एक डिमेरिट है। डिमेरिट तो है ही कि अगर बिजनेस लोन नहीं पे कर पाता तो बिजनेसमैन की प्रॉपर्टी नीलाम कर दी जाएगी। तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी इसकी एक क्या है, डिमेरिट है, यानी कि यहाँ से एक डिमेरिट भी पता चल गई इस फीचर से। अब आगे आते हैं सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रेसिपेंट, इसमें एक मेरिट और एक डिमेरिट भी है। सोल रिस्क बियरर यानी कि एक ही आदमी है तो जितना भी रिस्क होगा उसी को बियर करना पड़ेगा, दिस इज डिमेरिट ऑल्सो, ठीक है। सोल रिस्क बियरर एक डिमेरिट भी हो गई। एंड प्रॉफिट रिसिपेंट इंजॉय ऑल द प्रॉफिट, ये इसका मेरिट हो गया कि अगर प्रॉफिट होगा तो सारा का सारा उसे खुद ही मिलेगा, किसी के साथ शेयर करने की जरूरत नहीं है। तो आप लिख सकते हैं द सोल प्रोपराइटर डू नॉट रिक्वायर टू शेयर हिज प्रॉफिट और हिज अर्निंग टू एनी अदर पर्सन बिकॉज ही इज द सोल ओनर ऑफ द बिजनेस, ठीक है। बट इन केस ऑफ यू आर राइटिंग द लिमिटेशन ऑफ द सोल प्रोपराइटरशिप देन यू विल हैव टू explain that the whole risk in respect of losses or any future mishappening, this risk has to be bear by him only, तो सारा लॉस उसी को बियर करना पड़ता है। दैट्स वाई ये आपका देखो एक मेरिट हो गया और एक डिमेरिट हो गया। देखो मैं फीचर्स के साथ आपके लिमिटेशंस भी और आपके मेरिट्स भी बता रहा हूँ, तो ये चीज़ें ध्यान रखना। तो इसीलिए फीचर्स आपको पता होने चाहिए, फीचर्स की खूबियाँ हैं। आगे बढ़ते हैं कंट्रोल। कंट्रोल कौन करता होगा आपको पता है, डेफिनेशन में लिखा था सोल कंट्रोल, सोल मैनेजमेंट, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में ओनर अकेला ही होता है जो मालिक भी है और जो बिजनेस के सारी एक्टिविटीज़ को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो आप लिखेंगे बीइंग द होल बिजनेस इज मैनेज एंड कंट्रोल बाय द businessman only, the single owner only, he takes all decision in respect of the operation of the business, तो ये कंट्रोल हो गया, ठीक है। अब इसके लिए क्या है आपका यहाँ पर को एक और चीज़ आ जाती है मेरिट, में आपको बताता हूँ इसकी, ठीक है। मेरिट क्या होता है कि ये हो सकता है कि ही डज़ नॉट हैव टू कंसल्ट टू एनीबडी इन रिस्पेक्ट ऑफ टेकिंग सर्टेन डिसीजन, उसको किसी से कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है किसी डिसीजन लेने के लिए। अब इसकी डिमेरिट भी है एक हैस्टी डिसीजन, जल्दबाजी के निर्णय। हैस्टी डिसीजन मतलब क्या हो गया कि आप किसी से पूछ नहीं सकते हैं, किसी से कंसल्ट नहीं कर सकते हैं, तो क्या हो सकता है आप जो निर्णय लेंगे वो हो सकता है कि जल्दबाजी के निर्णय हों। दूसरा मेरिट क्या है इसका, डिसीजन लेने में आपका इजी होता है, जल्दी होता है, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। डिले, नो डिले इन डिसीजन मेकिंग एक मेरिट हो गया, लेकिन आप जल्दी निर्णय ले पा रही हैं, इसका डिमेरिट भी है। डिमेरिट मतलब आप किसी से पूछ नहीं रहे हैं, तो हैस्ट डिसीजन। तो ये जो डिमेरिट या मेरिट हैं या लिमिटेशंस हैं ये आगे भी हैं, मैं आपको वहाँ पे भी एक्सप्लेन करूँगा। तो फिलहाल कंट्रोल, उसके बाद है नो सेपरेट एंटिटी, मैं आपको अभी बता चुका हूँ बिजनेस और बिजनेसमैन, ए और उसका बिजनेस, ये दोनों को सेपरेट नहीं माना जाता है लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से। अकाउंटिंग अलग चीज़ है, ध्यान रखना। अकाउंटिंग में तो हम रिकॉर्ड तो करेंगे बिजनेस में, लेकिन लॉ क्योंकि कोई है नहीं इसका, बिकॉज सोल प्रोप्राइटरशिप डज नॉट हैव एनी स्पेसिफिक लॉ कंसर्न और गवर्न टू इट, इसको गवर्न करने के लिए कोई लॉ नहीं है, तो इसलिए लॉ इसको एक सेपरेट एंटिटी नहीं मानता और यही इसकी एक डिमेरिट भी है। इसके बाद आते हैं लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी, मैं अभी बता चुका हूँ लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी, कोई बीमार पड़ जाता है, अगर वो हो जाता है तो इसमें बिजनेस आगे को नहीं चल पाता, बंद करना पड़ता है, ठीक है, उसको बंद करना पड़ जाएगा। तो ये तो थे आपके क्या फीचर्स। अब हम आते हैं, देखो इसी से मेरिट है क्विक डिसीजन मेकिंग, अभी अभी मैंने बताया था, हम जल्दी निर्णय ले सकते हैं क्योंकि किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन, कॉन्फिडेंशियली मतलब ओनर खुद है, एक बिजनेस का सिंगल ओनर है, उसको अपने निर्णय या बिजनेस की कोई भी बात, ही डज नॉट हैव टू डिस्क्लोज दिस फैक्ट ऑफ द बिजनेस टू एनी बडी एल्स, तो किसी को शेयर करने की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि वो खुद ही है ओनर, तो उसको ये ज़रूरी नहीं है कि वो अपने बिजनेस के डिस्क्लोज कर सके, पहली बात। दूसरा, नो लॉ इन्फोर्स, कोई भी लॉ सोल प्रोप्राइटरशिप में इन्फोर्सेबल नहीं है, कोई जब लॉ इन्फोर्सेबल है नहीं तो वो लॉ उसके अकाउंट्स को डिस्क्लोज करने को नहीं बोल सकता, तो इसीलिए बोलते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी, उसकी बिजनेस की इन्फॉर्मेशन कहीं बाहर लीक नहीं हो सकती, ये इसका एक मेरिट है। आगे बढ़ते हैं डायरेक्ट इंसेंटिव। डायरेक्ट इंसेंटिव मतलब होता है किसको मिलेगा, इंसेंटिव मतलब होता है फ़ायदे, इंसेंटिव मतलब होता है पारितोषिक, फ़ायदा या जो भी आनेंगे। तो सोल प्रोप्राइटरशिप डायरेक्ट रिसीव द बेनिफिट, बेनिफिट भी बोल सकते हैं, बेनिफिट ऑफ हर एफर्ट, तो डायरेक्ट बेनिफिट किसको मिलेगा, फ़ायदा होगा तो किसको मिलेगा, सोल प्रोप्राइटरशिप को ही मिलेगा। हाँ, यहाँ पर को देखना सेल्फ
सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट। देखो दो चीज़ें होती हैं एक अगर दुकान में एक मालिक है और उसने कोई मजदूर रख रखा काम करने के लिए जो राशन पानी को साफ रखने का काम, दुकान को साफ करने का काम करता है, तो दोनों में सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट किसका होगा? मालिक क्या कहेगा कि ये तो मेरी दुकान है, मुझे काम करना है, मैं ज़्यादा प्रॉफिट कमाऊंगा, तो वो स्ट्रगलफुल काम करेगा, यानी कि उसमें एक एकम्प्लिशमेंट का एक क्या होता है, सेंस होता है। वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहता है। लेकिन वही काम करने वाला मजदूर काम चोरी क्यों करता है? उसको पता है कि ये दुकान मेरी नहीं है, ये ओनर की है, मेरी नहीं है, तो वो क्या करता है, उसमें मन लगा के काम नहीं करता। मेरा कहने का मतलब ये है, सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट ओनर में इसीलिए होता है क्योंकि वो खुद ही ओनर भी है, खुद ही मैनेजर भी है, खुद ही क्या कर रहा है, कंट्रोल भी कर रहा है बिज़नेस को, तो वो बिज़नेस को अच्छे से कंट्रोल कर पाता है अपना समझ के। तो वो कोशिश ये करेगा कि बिज़नेस को कम से कम नुकसान हो। लेकिन कोई और जो इसमें काम कर रहा है उसमें ऐसा सेंस नहीं होगा, क्योंकि वो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बिज़नेस को प्रॉफिट हो या लॉस हो। उसके बाद है ईज़ ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। मैंने आपको पहले बता दिया, कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं करनी पड़ती, तो आसानी से आप इसको फॉर्म कर सकते हैं और क्लोज कर सकते हैं। ये तो हो गया भाई फीचर्स 5, और उसी डेफिनेशन उसी फीचर ये तो हो गया आपके मेरिट्स। अब उन्हीं फीचर से लिमिटेशंस भी निकले हैं इनके। लिमिटेड रिसोर्सेज, ये देखो सबसे पहला लिमिटेड रिसोर्सेज क्यों बोला है मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर को कैपिटल पूंजी पैसा लगाने वाला आदमी केवल कितना है, एक, और एक आदमी अधिक से अधिक कितना पैसा लगा सकता है, थोड़ा ही पैसा लगा सकता है। तो इसीलिए इसमें बोला जाता है लिमिटेड रिसोर्सेज। आप बोल सकते हैं द सोल प्रोप्राइटरशिप इज only a single person who can contribute the amount of capital into the business, then he do not have any capacity in respect of introducing huge resources, huge financial resources। तो क्या करेगा, सेविंग से लगाएगा, बोरोविंग करके लगाएगा, इसीलिए वो लिमिटेड रिसोर्स बोला गया है। दूसरा होता है लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस। लिमिटेड लाइफ क्यों बोला गया, अनलिमिटेड क्यों नहीं बोला गया? क्योंकि बिजनेस क्या हो सकता है, अगर जो ओनर है बीमार पड़ जाए, मर जाए, तो बिज़नेस बंद हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद कोई और चलाएगा बिज़नेस। तो उसी प्रकार से जब तक ओनर है तब तक बिज़नेस का अस्तित्व रहता है, और ओनर कहीं चला गया, कहीं ज़रूरी काम हो गया, तो बिज़नेस को बंद करना पड़ता है, इसीलिए लिमिटेड लाइफ है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी के बारे में मैं बता चुका हूँ, क्योंकि इसमें अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्या होती है, बिजनेसमैन को बिजनेस के डेट के लिए जिम्मेदार माना जाता है अगर बिजनेस डेट को पेमेंट नहीं कर पाता। बिजनेस के लिए लिया गया लोन अगर बिजनेस से रिकवर नहीं हो पाता तो कौन जिम्मेदार होता है, बिजनेसमैन इसमें जिम्मेदार मान लिया जाता है, और इसी जिम्मेदारी को बोला जाता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। डिसएडवांटेजेस है उसके बाद है लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी इसलिए बोला जाता है क्योंकि ओनर डज नॉट हैव सच अ क्वालिफिकेशन, इतनी क्वालिफिकेशन तो नहीं होती है, सो दैट ही कैन मैनेज द बिजनेस एज पर द प्रोफेशनल माइंड। यानी कि प्रोफेशनल माइंड तो है नहीं, एमबीए करा हुआ या बीए करा हुआ तो एमबीए करा हुआ या प्रोफेशनल डिग्री लिया हुआ तो सोल प्रॉपर्टीशिप में नहीं आ रहा, तो वो मैनेज तो कर रहा है बिजनेस को, लेकिन उस तरीके से मैनेज नहीं कर पाता जिस तरह से एक प्रोफेशनल मैनेज कर पाता है। इसीलिए लिमिटेड बोला गया है, लैक ऑफ नहीं बोला गया है। लिमिटेड मतलब कम होती तो है, लेकिन क्या होती है, उस तरह की नहीं होती जिस तरह की किसके पास होनी चाहिए, प्रोफेशनल्स के पास होनी चाहिए। तो ये है आपका सोल प्रॉपराइटरशिप। अब नेक्स्ट आते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में, ये इंपॉर्टेंट है। इनके 3 चीज़ें आपको हमेशा याद होनी चाहिए हर एक की, फीचर्स, लिमिटेशन एंड मेरिट। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखें। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के आइए पढ़ते हैं। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज अ स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फाउंड ओनली इन इंडिया। पहली बार इंडिया में मिलेगा। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म, पुराना है, ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। It refers to a form of organization wherein the business is owned and carried on by members of the Hindu। मैं हर एक पे अंडरलाइन कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। मेंबर्स बोला जाता है इसमें जो भी काम करेंगे उनको क्या बोला जाएगा, मेंबर। और कौन होंगे मेंबर, हिंदू। वो भी कौन सी फैमिली, अनडिवाइडेड, जो फैमिली डिवाइड नहीं हुई है, इसीलिए HUF भी बोला जाता है इसे। इट इज़ गवर्न बाय द हिंदू लॉ। It is governed by the Hindu law. The basis of the membership in the business is birth। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिस, मेंबर कौन बनता है इसमें, जो भी उस हिंदू फैमिली में जिसने जन्म ले लिया वो इसका ऑटोमेटिक मेंबर हो जाता है, भले वो कितने साल का हो। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें एडल्ट होने की ज़रूरत नहीं है। हिंदू फैमिली बिजनेस में अगर बच्चा 18 साल से कम उम्र का है तो वो भी मेंबर हो सकता है। क्लियर होगी बात।
तो बाय बर्थ इसकी मेंबरशिप होती है। बाय बर्थ में तो बच्चा कितना होता है, 1 महीने 2 महीने, यानी जो 1 दिन का, तो 1 दिन का भी बच्चा क्या मान लिया जाएगा इसमें, मेंबर। मतलब जब मेंबर बन गया तो ही हैज़ द राइट, उसका अधिकार बन जाता है उस बिजनेस में। तो पर्टिकुलर फैमिली एंड 3 सक्सेसिव जनरेशन कैन बी मेंबर्स इन द बिजनेस। 3 सक्सेसिव, आगे आने वाली 3 जनरेशन भी उसकी मेंबर हो सकती है। द बिजनेस इज कंट्रोल्ड, अब देखो कंट्रोल कैसे हो रहा है। द बिजनेस इज कंट्रोल्ड बाय द हेड ऑफ द फैमिली। जो फैमिली का हेड होगा, वो हेड कौन होता है, एल्डेस्ट मेंबर, जो सबसे बुढ़ा व्यक्ति होगा वही इसको मैनेज करेगा। ध्यान रखना, ऐसी फैमिली जो डिवाइडेड है, जिसमें बंटवारा हो चुका है, वो हिंदू फैमिली बिजनेस नहीं चला सकती। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस जो जॉइंट है वही चला सकती है, और उसमें जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होगा, सबसे ओल्डेस्ट या एल्डेस्ट व्यक्ति होगा, उसी को हम बिज़नेस का जो मेन हेड मानेंगे, और वही बिज़नेस के सारे डिसीजन लेगा, कंट्रोल करेगा, और जिसको बोला जाता है कर्ता। तो अब क्वेश्चन ये आया कि हु इज़ कर्ता। कर्ता इज़ द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली हु कंट्रोल एंड मैनेज द बिजनेस। कौन से बिजनेस की बात कर रहे हैं हम, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर को क्या होता है, आगे आते हैं हम कर्ता के बाद। यहाँ पर वो क्या बोलता है कर्ता, ऑल मेंबर्स हैव इक्वल ओनरशिप राइट। अच्छा, इसमें किसी का ज़्यादा या कम नहीं होता, इक्वल राइट होता है हर एक मेंबर का, चाहे वो छोटा बच्चा ही क्यों ना हो, चाहे बड़ा ही क्यों ना हो। ऑफ एन एंसेस्ट्रल मतलब होता है पुरखों की जायदाद में, क्योंकि उनकी तो अपनी तो थी नहीं, पुरखों की जायदाद में। ध्यान रखना, इक्वल शेयर। पता चल रहा है कि आप कहीं नौकरी कर रहे हैं और आपने प्रॉपर्टी बना ली, तो जो पैदा होने वाला बच्चा है वो कहेगा कि मेरा इसमें शेयर है, ऐसा नहीं है। किस प्रॉपर्टी की बात हो रही है, इक्वल शेयर किस में होगा, जो पुरखों की जायदाद होगी। मैंने आपको पहले ही बोला था, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस जब भी स्टार्ट होगा तो उसके लिए एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होनी ज़रूरी है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होनी ज़रूरी है। और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में हर एक जन्म लेने वाले मेंबर का, चाहे वो गर्ल हो चाहे बॉय हो, क्या होता है, इक्वल राइट होता है। एंड दे आर नोन एज को पार्टनर्स। और उन मेंबर्स को क्या बोला जाता है, को पार्टनर्स। अब एक और यहाँ पर कुछ चीज़ आ गई, हु व्हाट डू यू मीन बाय को पार्टनर्स। को पार्टनर्स आर, क्या बोलोगे आप, को पार्टनर्स आर द मेंबर्स ऑफ द फैमिलीज हु हैव द इक्वल ओनरशिप ओवर द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं इसके फीचर्स में। फीचर्स से पहले, हाँ ठीक है, फीचर्स में आते हैं। इसके फीचर्स क्या हैं, इसके फीचर्स देखिए, एसेंशियल फीचर्स क्या क्या हैं। फॉर्मेशन, इसको फॉर्म कैसे किया जाता है। फॉर अ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस देयर शुड बी एटलीस्ट 2 मेंबर्स, एक फैमिली में 2 मेंबर होने चाहिए। एंड एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, मैंने बोला था ना, ज़रूरत क्या है इसकी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की। कम से कम कितने मेंबर की ज़रूरत है, 2, और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, पुरखों की कोई ना कोई जायदाद होनी चाहिए। टू बी इनहेरिटेड बाय देम, जो वो चला रहे हैं। द बिजनेस डज नॉट रिक्वायर एनी एग्रीमेंट एज मेंबरशिप इन द बर्थ, इट हैज़ गवर्न बाय द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। ध्यान रखना, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 अमेंडेड हो गया है 2000 के अकॉर्डिंग, ठीक है। लाइबिलिटी क्या होती है इसमें, ध्यान रखना, लाइबिलिटी यहाँ पर 2 तरह की लाइबिलिटी होती है। जो करता है, एल्डेस्ट मेंबर है, उसकी लाइबिलिटी होती है अनलिमिटेड, क्योंकि कंट्रोल वही कर रहा है। जो करता है उसकी लाइबिलिटी क्या होगी, अनलिमिटेड। अब यहाँ पर को क्या है, यहाँ पर वो क्या है, कर्ता की लाइबिलिटी, ये लिखा हुआ है, द लाइबिलिटी ऑफ ऑल मेंबर्स एक्सेप्ट कर्ता इज लिमिटेड। कर्ता को छोड़ के बाकी सभी की लाइबिलिटी लिमिटेड होगी। मतलब क्या है, बिजनेस में अगर कोई लोन लिया जाता है, बिजनेस के लिए अगर कोई लोन लिया जाता है, तो बाकी मेंबर उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, कर्ता ही केवल जिम्मेदार है। अगर बिजनेस से उस लोन का पेमेंट नहीं होता है तो कर्ता भरेगा उसको, केवल कर्ता अपनी प्रॉपर्टी से उसको भरेगा, यानी एल्डेस्ट मेंबर उसको भरेगा, बाकी मेंबर अपनी प्रॉपर्टी में से कोई भी योगदान नहीं करेंगे। बिकॉज कर्ता ही वो व्यक्ति है जो कि बिजनेस को ऑपरेट कर रहा है, डिसीजन ले रहा है। तो यहाँ 2 तरह की लाइबिलिटी होगी, कर्ता की लाइबिलिटी होगी अनलिमिटेड, और अदर मेंबर की हो गई लिमिटेड। कंट्रोल कौन करता है, अभी बताया था, कर्ता करता है, एल्डेस्ट मेंबर। कंटिन्यूटी, बिजनेस की कंटिन्यूटी कब तक होती है, देखिए, द बिजनेस कंटिन्यूज इवन आफ्टर द डेथ ऑफ द कर्ता। ध्यान रखना, इसमें जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में था, जो ओनर था वो मर गया तो बिजनेस बंद हो जाता है। यहाँ पर वो क्या है कि अगर कोई एल्डेस्ट मेंबर यानी कि कर्ता मर गया तो नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर को क्या बन जाएगा, कर्ता बन जाएगा। जो अगला ओल्डेस्ट यानी नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर क्या हो जाएगा, उसकी जगह कर्ता हो जाएगा, उसकी पोजीशन ले लेगा। तो ये
कंटिन्यूटी चलती रहती है, ठीक है। लीविंग द बिजनेस स्टेबल, द बिजनेस कैन हाउएवर बी टर्मिनेटेड विद द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द मेंबर। भले इसको टर्मिनेट भी किया जा सकता है बिजनेस में, लेकिन किसकी कंसेंट चाहिए होगी, सारे मेंबर्स की म्यूचुअल कंसेंट के आधार पर। अब है माइनर मेंबर, ये मैं पहले बता चुका हूँ, इसमें 18 साल से कम जो बर्थ लेता है यानी जन्म लेते ही क्या हो जाता है, मेंबर हो जाता है। ये तो थे इसके फीचर्स। इसी में मेरिट है। इफ़ेक्टिव कंट्रोल क्या है, इफ़ेक्टिव कंट्रोल कैसे हो गया, इफ़ेक्टिव कंट्रोल इसलिए हो गया क्योंकि कर्ता सलाह लेता है किसकी, मेंबर्स की, तो यानी कि सलाह देने वाले एक से ज़्यादा भी आपने देखा था। सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसा नहीं था, केवल सिंगल आदमी था, उसको किसी से सलाह लेने की ज़रूरत नहीं, कोई था ही नहीं बिजनेस चलाने के लिए, तो खुद ही डिसीजन लेता था। यहाँ पर क्या है, कर्ता हैज़ एब्सोल्यूट डिसीजन मेकिंग पावर, कर्ता के पास तो सारी डिसीजन लेने की पावर है। दिस अवॉइड्स कन्फ्लिक्ट, एक तो कन्फ्लिक्ट हट जाता है मेंबर्स, लेकिन विद द राइट टू डिसाइड दिस ऑल्सो लीड्स टू प्रॉम्प्ट एंड फ्लेक्सिबल डिसीजन मेकिंग, और फ्लेक्सिबल डिसीजन मेकिंग ले सकता है। एज वेल एज इफेक्टिव कंट्रोल, एज वेल एज कोई डिस्प्यूट होता नहीं है क्योंकि एल्डेस्ट मेंबर को डिसीजन लेना पड़ता है। एज वेल एज ही कैन आस्क, ही कैन कंसल्ट विद द अदर मेंबर्स टू, ठीक है। कंटिन्यूड बिजनेस एग्जिस्टेंस, करता मर गया तो अगला एल्डेस्ट मेंबर करता बन जाएगा, तो बिजनेस कंटिन्यू रहेगा। उसके बाद लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर, मैं आपको बता चुका हूँ, इसमें लिमिटेड लाइबिलिटी होती है मेंबर की, लेकिन कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। इंक्रीज लॉयल्टी एंड कोऑपरेशन, लॉयल्टी एंड कोऑपरेशन क्यों बोला गया इसमें, क्योंकि जो मेंबर्स होते हैं वो सारे के सारे फैमिली के ही हैं। क्या है, किसके हैं, फैमिली के, कोई बाहर का तो है नहीं, तो इसीलिए सब ईमानदार और सब में कोऑपरेशन यानी कि आपसी सहयोग की भावना रहती है, सब एक साथ मिलकर काम करते हैं, बिकॉज ऑल मेंबर्स आर फ्रॉम द सेम फैमिली, एक कोऑपरेशन की भावना रहती है। तो ये 4 मेरे ख्याल से इसके, हाँ 4 ही हैं, 4 आपके क्या है इसके मेरिट्स हैं। अब डीमेरिट्स यानी लिमिटेशंस में आ जाते हैं। लिमिटेड रिसोर्स, फिर से इसमें लिमिटेड रिसोर्स आ गया। देखो अगर इसके हम एडवांटेजेस में जाएँ तो मोर रिसोर्सेज बोल सकते हैं। मेरिट में एक और वर्ड हम ऐड कर सकते हैं, जो मेरिट हमने बताई यहाँ पर को, इसमें एक और कर सकते हैं मोर रिसोर्स। कंपेयर टू, किससे कंपेयर कर रहे हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप। ऑब्वियसली सोल प्रोप्राइटरशिप से ज़्यादा रिसोर्सेज इसमें होंगे, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में मेंबर भी ज़्यादा है। यहाँ पर को लिमिटेड रिसोर्स क्यों बोला गया है, एज़ कम्पेयर टू, क्योंकि एक ही फैमिली है। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में कितना पैसा लग जाएगा, कम ही पैसा लगता है कंपेयर टू द अदर बिजनेस, जैसे पार्टनरशिप हो गया या कंपनी हो गया, उसके कंपैरिजन में यहाँ पर को पैसे यानी रिसोर्स क्या होते हैं, कम होते हैं। अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कर्ता, देखो मेरिट में, मेरिट जब आप देख रहे थे तो यहाँ पे को मेरिट दिखा रहा था कि लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर, ये मेरिट आ गया। अब यही डीमेरिट में क्या आ गया, कर्ता की लाइबिलिटी तो जी अनलिमिटेड होती है, उसको तो पे करना पड़ेगा। डोमिनेंस ऑफ करता, अभी यहाँ पर को बता रहा था। इफेक्टिव कंट्रोल, देखो एक ही चीज़ है ना, सेम चीज़ है। इफेक्टिव कंट्रोल करता डिसीजन ले सकता है, उसको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, कोई जिसे कह सकते हैं कन्फ्लिक्ट नहीं होता। लेकिन डोमिनेंस ऑफ द डिसीजन भी तो है कि वही डिसीजन ले सकता है, किसी से पूछता नहीं है, कुछ भी कर सकता है। तो डोमिनेंस ऑफ करता डोमिनेट करता है पूरे बिजनेस में, सभी मेंबर्स को उसके ऑर्डर्स को फॉलो करना पड़ता है, भले ही वो ऑर्डर सही हो चाहे गलत हो, दैट्स वाई डोमिनेंस बोला गया। लिमिटेड मैनेजरियल स्किल, इसमें भी सेम है, क्योंकि इसमें कोई भी मैनेजरियल स्किल नहीं होती कर्ता के पास, एल्डेस्ट मेंबर होता है। ही डज नॉट हैव एनी क्वालिफिकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑपरेटिंग एंड मैनेजिंग द बिजनेस। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, लिमिटेड वर्ड यूज़ हो रहा है, ध्यान रखना, यहाँ लैक नहीं वर्ड यूज़ हो रहा है तो सही लेकिन कम है, ठीक है। तो ये 2 बिजनेस आप आज क्या करेंगे, लर्न करेंगे, नोट करेंगे और मुझे आज शाम तक इसे भेजेंगे। थैंक यू वेरी मच आज के लिए। कल फिर पार्टनरशिप बिजनेस हम शुरू करेंगे, ठीक है।